5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर पर एक जुल्म किया और उसकी खुद मुख्तारी छीन ली। तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तारी पर हमला करके अपना आखिरी हथियार भी इस्तेमाल कर लिया। लेकिन इसके बावजूद मकबूजा कश्मीर के रहने वाले 69 कश्मीरियों की आवाज़ बंद करने से कासिर है भारत। मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत पर हमला करने के बाद से खुद भारत, हम देख रहे हैं कि कई मसाइल से दो चार हो चुका है। भारत के अंदर भी 20 करोड़ मुसलमानों को भारत अपने लिए मकबूजा कश्मीर जैसा दिखाई दे रहा है। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर यह सबसे कड़ा वक्त है, लेकिन मकबूजा कश्मीर के लोगों का हौसला आज भी वैसे ही बुलंद है। मेरे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट में जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, जिनसे बात करूंगी और बहुत से सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करूंगी। बहुत शुक्रिया जनरल साहब ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, क्या भारत ने जो मुसलमानों को मकबूजा कश्मीर में अक़लियत बनाने का मंसूबा बनाया है, आपको लगता है कि वो कामयाब हो सकेगा या उल्टा भारत के गले पड़ जाएगा? ये कामयाब तो इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि वो हमसे एक एक्शन का तकाजा करता है, और वो एक्शन ये है, और बड़ा वो लेजिटिमेट एक्शन है जिसका मैं जिक्र करने वाला हूँ। वो ये कि यूएन को हम कहें कि वो पॉपुलेशन सेंसस करवाए आज़ाद कश्मीर में भी और मकबूजा कश्मीर में भी, ताकि ना हम डेमोग्राफिक चेंजेस ला सकें ना वो डेमोग्राफिक चेंजेस ला सकें। मेरा ख्याल है कि दुनिया इसकी तायद करेगी, क्योंकि ये बड़ा साइम आपका मुतालबा है, हमने अभी ये किया नहीं है। तो सिर्फ ये एक्सपेक्ट करना कि खुद ब खुद भारत पर कोई दबाव पड़ेगा, खुद ब खुद भारत नाकाम हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। जब आपकी दुश्मनी है और उसने आपकी शहरक पे पांव रखा हुआ है, तो उसको नाकाम करने के लिए आपको कोई एक्शन करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा हुकूमत को सोचना चाहिए कि इंतज़ार और सब्र और रोज़ उनके एम्बेसडर या जो एम्बेसडर की जगह काम कर रहा है उसको बुलाना, ये एक मजाक बन गया है। वो आपके लोगों को शहीद कर रहे हैं और आप रोज उसको बुला के तंबीह कर देते हैं कि जी खबरदार अगर आइंदा किया। और जब हम कहते हैं कि हम बात काट रही हूँ, आपकी बात से एक सवाल मेरे जहन में आया, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको लगता है यानी हमारी खारिजा पॉलिसी में कोई आपको वीकनेस, कोई कमजोरी दिखाई देती है? यानी हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं है, हम खुलकर आवाज नहीं उठा पा रहे, हमारी क्या? जी नहीं, मैं समझता हूँ, देखें जो तो है ना हमारी डिप्लोमेसी, उसमें तो कोई खास कमजोरी मुझे नजर नहीं आती। हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। दुनिया आप भी जानती हैं, आपके नाजरीन भी जानते हैं कि किस बुनियाद पर एक्शन लेती है, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। लेकिन ये सिर्फ डिप्लोमेसी के सर्कल में घूमते रहने से ये काम बनेगा नहीं। आपको डिप्लोमेसी के अलावा पॉलिटिक्स में काम करना है, आपको लॉफेयर में काम करना है, आपको प्रोपेगेंडा में काम करना है, आपको दूसरे मुल्कों में और जो तरीके होते हैं वो अपनाने हैं, मीडिया में काम करना है, उसके अलावा आपको मिलिट्री फील्ड में काम करना है, जिसका मतलब ज़रूरी नहीं कि हमला करना है। तो ये बहुत सारे हमने बाकी फील्ड छोड़े हुए हैं। और दूसरा ये कि ये जो ये शिकायतें करने का वक्त नहीं है, रोने धोने का वक्त नहीं है कि जी देखो जी हमारे भाइयों को मार पड़ रही है, कोई देख नहीं रहा। वो कहेंगे भाई तुम्हारे हैं और रो हमें कह रहे हो कि जी कुछ कर नहीं रहे, तुमने क्या किया अपने भाइयों के लिए? तो ये बात है कि इसमें हमें बहुत कुछ करना है। लॉफेयर में हम ये जो इनके जर्नैलों ने कहा जी कि वहाँ की बच्चियों को रेप करना चाहिए, वो जो कोई किसी अफसर ने कहा जी हम बलूचिस्तान में ये कर रहे हैं और हम गिलगित बल्तिस्तान में ये करेंगे, ये सारी चीज़ें वीडियो पर आपके पास मौजूद हैं, आप उनके पास लेकर जाएं, बताएं कि ये क्या है। और दूसरी तरफ ये कि हमें थोड़ी सी जनरल साहब इनकी पिटाई देखिए, घटियापन देखिए कि ये खुलेआम ऐसी बातें करने पर आ गए। जी, इसलिए कि उनको पता है कि वो ये बातें करते रहेंगे और हमारी बात दुनिया सुनेगी नहीं या हम सुनवाने की कोशिश नहीं करेंगे। यही तो मुझे हैरत होती है। दूसरी बात ये है कि देखिए डिप्लोमेसी में जैसे को तैसा होता है। जनरल साहब मैं इस बात पे हैरान हूं ना, मैं ये तो जानना चाह रही हूँ, इस गुत्थी को सुलझाना चाह रही हूँ कि फिर क्या मसला है, हमारी तरफ से क्या कमजोरी आ रही है, दुनिया हमारी बात नहीं सुन पाएगी। आपने बिल्कुल सही बात कही कि लोगों के अपने भी इंटरेस्ट होते हैं, अपने मुफाद होते हैं, लेकिन ऐसा भी क्या इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट इंसानियत से ऊपर हो सकता है? वह इंसानों के साथ अल्लाह माफ करे जानवरों से ज्यादा बदतर सलूक किया जा रहा है, तो दुनिया के इंटरेस्ट में मतलब क्या बोलूं, जाए भाड़ में, पहले आप इंसानियत को तो बचा लें, फिर देखिए अपने इंटरेस्ट और मुफाद। जी बस ये बात जो भी आपने की है बिल्कुल दुरुस्त कर रही है। जहाँ तक दुनिया के मामलात हैं, अब मसला कश्मीरियों ने और पाकिस्तानियों ने मिलकर खुद हल करना है। बल्कि आप तो खुशकिस्मती है आपकी कि चीन भी आपके साथ शामिल है। तो अब तो उधर से चीन का दबाव है, उधर से जो हुर्रियत पसंद है वो अपना दिफा कर रहे हैं, इधर से आपको कुछ करना चाहिए। ये भी एक बात है। दूसरी बात ये जो आपने सवाल किया ना, दुनिया क्यों अलार्म नहीं होती, दुनिया इस बात पर आती क्यों नहीं? ऑल्दो आपको पता है कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर उन्होंने इजहार तो किया है कि वहाँ पर जेनोसाइड हो सकती है, ये हो सकता है, वो सारी बातें। देखें, जब दो एटमी पावर्स हों, एक अग्रेसिव हो और दूसरी डिफेंसिव हो, तो दुनिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है,
کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ڈیفینسو پاور تو ایکٹ کرے گی نہیں جب تک کہ اس کے اوپر آفینس نہیں کیا جائے گا. اور اس نے بھارت نے روز کی فائرنگ کر کے اور روز ایک عجیب قسم کا دباؤ ہمارے اعصاب پر ڈالا ہوا ہے کہ ہماری لیڈرشپ ہر وقت کہتی رہتی ہے بس اب ابھی ہونے والا ہے کچھ فالس فلیگ ہونے والا ہے. حالانکہ وہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ان کے رافیل طیارے نہیں آ جاتے, جب تک ان کا S-400 پورا معاملہ وہ نہیں ہو جاتا, جب تک وہ 100% تیاری نہیں کر لیتے. ہم بھی شاید اسی کا انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم بھی شاید اسی کا انتظار کریں, لیکن جانا صاحب انتظار کرتے کرتے کہیں بہت دیر نہ ہو جائے. میرا خیال ہے کہ جو معلومات ہیں حکومت کے پاس اور جو معلومات ہیں انٹیلیجنس کے اداروں کے پاس وہ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں. کس وقت کا تعین کرنا ہے, کن حالات میں کیا کرنا ہے, وہ ہم سے بہت بہتر سمجھتے ہیں. مطلب میں بھی اسی فوج کا ٹرینڈ آفیسر ہوں. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جو ابھی ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں, ظاہری بات ہے یہ پاکستان پہ الزام لگاتے جی آتنکوادی یا دہشت گردوں کے حوالے سے. میں نے اپنے پروگرام میں بہت بار کہا, آپ لوگ بھی کہتے ہیں, بہت سے لوگ یہ بات مانتے ہیں, تمام ناظرین یہ بات مانتے ہیں کہ یہ جو برہان وانی ہے یہ ان لوگوں کے رویے سے ایسے نہ جانے کتنے برہان وانی وہاں پہ جنم لیں گے, اور خود یہ جو بھارتی فوج وہاں پہ ظلم ڈھا رہی ہے اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے بہت سے برہان وانی وہاں پہ پیدا ہوتے رہیں گے. کتنوں کو یہ شہید کریں گے, کتنوں کو ماریں گے, ان کے جذبے کو یہ پست نہیں کر سکتے, ان کے حوصلے کو نیچے نہیں لا سکتے. ابھی جو مقبوضہ کشمیر میں یہ جو مسلح تحریک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ مزید زور پکڑے گی؟ جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ذہنی طور پر تو میرا خیال ہے کہ 100% کشمیری جو متنفر ہو چکے ہیں بھارت کے رویے سے. اب اس میں سے کتنے کامیاب ہوں گے اس میں عسکریت کی طرف جانے کے لیے, اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ کیا سوچتی ہے اور دنیا ان کی کس قسم کی مدد کرتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جب انہوں نے اسٹیٹس چینج کیا ہے نا کشمیر کا 370 کو ایبروگیشن کے بعد, اس وقت کے بعد یہ آکوپائڈ ٹیریٹری بن گئی ہے. ابھی یہ پہلے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھی. تو آکوپائڈ ٹیریٹری کی کنوٹیشن یہ ہے کہ وہ جو 3324 ہے میرا خیال ہے قرارداد جنرل اسمبلی کی, وہ یہ کہتی ہے کہ ایسے لوگ اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں اور ایسے لوگوں کی مدد اور ہتھیار فراہم کر کے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک آپ سمجھے خود بھارت نے غلطی کی ہے. اور یہ جو متنفر ہوئے ہیں اقلیتیں صرف ادھر نہیں ہیں کشمیر میں, پورے بھارت میں جب انہوں نے سٹیزن ایکٹ کیا اور جس قسم کے وہ دالتس کے ساتھ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور سکھوں کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ پورا بھارت ابلنے کو ہے. اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ ایسی تحریکیں کامیاب تب ہوتی ہیں جب باہر سے ان کو کچھ نہ کچھ سپورٹ ملتی ہے. تو میرا خیال پاکستان کا یہ فرض عین ہے کہ جو وہاں پر جو بھی تحریکیں ہیں جس میں اقلیتیں ہیں, جس میں جو خاص کر مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ان کی ہر طریقے سے پوری مدد کی جائے.